हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो शुरू करने जा रहे हैं। मोशन तो एक ऐसा वर्ड है ना कि जो हम चाहे जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, मोशन तो हम हर वक्त फील करते हैं। जाग रहे हैं तो अभी मैं आपके सामने कुछ मूव कर रहा हूँ, ये मोशन हो रहा है। बैठे हैं रूम में तो फ़ैन का मोशन हो रहा है। सड़क पे कोई कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई पक्षी मूव कर रहे हैं, कोई पत्ते गिर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इन मोशन, राइट। इसी तरह से सोए हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तो लगातार चला हुआ है। ऐसे ही हमारी जो ब्रीदिंग हो रही है उसमें एयर का सर्कुलेशन चला हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर दिस नेचर, राइट। लेकिन मोशन में चलने से पहले हम 2-3 बातों पे ज़रा अपना माइंडसेट क्लियर करें कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स। क्योंकि हम जो कुछ ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारे का सारा फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स, उसका पार्ट है। तो मैकेनिक्स क्या हुआ? मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद टू थिंग्स, either the objects are at rest or the objects are in motion. Is it clear? Mechanics is branch of physics which deals with the study of the objects at rest and motion. Rest पे होगा तो कैसे? तो जब तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर उस पर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही है लेकिन उसमें मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, राइट। उसे कहते हैं फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो उस केस में जो ब्रांच है हमारी फिजिक्स की उसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमने क्या कहा, या तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो या फिर इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे। इसका मतलब समझ गए आप? इक्विलिब्रियम मीन व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इट में भी 2, 3 और 4, बहुत सारी फोर्सेस किसी पॉइंट पे काम कर रही हैं लेकिन वो पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, उस पॉइंट में कोई मोशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दोज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये बैलेंस फोर्सेस हैं। मोशन कब होता है? जब फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी। मान लो ये जैसे पेन है ना, मैं इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगाऊँ, 6 न्यूटन फोर्स वहाँ से लगाऊँ, तो दोनों से खींच रहा हूँ तो पेन तो वहीं का वहीं है, हाँ ये बैलेंस्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे 6 न्यूटन था, मैंने यहाँ पे 8 कर दिया तो इस तरफ को पेन चला आएगा ना। सो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, नॉट इस तरफ को। तो यहाँ पर अनबैलेंस की बात नहीं हो रही, या तो रेस्ट पे होगा या फिर इक्विलिब्रियम में, देन दैट इज स्टैटिक्स। और जब कोई बॉडी मोशन में होगी तब फिर 2 ब्रांचेस होंगी। तो फर्स्ट ब्रांच इज अवर काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड ब्रांच इज डायनामिक्स। हम जो पढ़ेंगे आज का ये चैप्टर, दिस कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो बॉडीज़ की मोशन के साथ स्टडी तो करती है, उसको स्टडी करती है, लेकिन मोशन क्यों हुआ, मोशन का कॉज क्यों है, ये यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता। तो कॉज ऑफ मोशन इज नॉट डिस्कस्ड, राइट। लेकिन यदि कॉज ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया जाए, जो बात हम करेंगे चैप्टर 5 में जाकर, जब फोर्स की बात होगी तो वहाँ पर कॉज ऑफ मोशन भी आएगा, देन दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ mechanics which deals with the study of motion considering the cause of motion. This doesn't take into account the cause of motion, right? So this is the basic idea of kinematics. क्योंकि हमारा चैप्टर ये kinematics 1 है, यहाँ पर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्स। तो आइए देखते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम क्या पढ़ेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नाम से लग रहा है कि मोशन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। एक और नाम से हम जानते हैं इसको, एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन भी क्या हुआ? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है वो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा? क्या वो इस तरह का होगा पैरेलल टू ग्राउंड? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा? जैसे मान लो एक रोड के ऊपर कोई लेवल रोड है, लेवल रोड मैंने कोई सीधा जिसमें कोई चढ़ाई उतराई नहीं है, बिल्कुल स्लांट नहीं है, कोई भी नहीं, लेवल बिल्कुल प्लेन, ऐसा बहुत लंबा सीधा सा रोड है कोई, क्या उस पर कोई एक साइकिल जा रही है, कार जा रही है, क्या उसको कहा जाए? यस। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ऐसे ही मान लो कैरम बोर्ड के ऊपर कोई आपने एक कोई स्ट्राइकर को हिट कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो भी कैसा हो? दिस इज ऑल्सो मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल, दिस इज मोशन स्ट्रेट लाइन। ये वर्टिकल भी हो सकता है। मैं यहाँ से एक पत्थर लूँ, पत्थर नीचे फेंक दूँ तो वो क्या? दैट इज ऑल्सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल को भी हम क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कहीं वो मोड़ नहीं कट रहे ना, कहीं पर वो जिगजैग नहीं हो रहा है, सीधा। मान लो एक कार जा रही है किसी एक्चुअल रोड के ऊपर, सड़क पे जा रही है। आपकी सड़क कैसी होती है?
जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे सड़कें तो खूब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो क्या वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जिगजैग पाथ है, वहाँ पाथ स्ट्रेट नहीं है। तो पाथ का स्ट्रेट होना इज द फर्स्ट कंडीशन और मोशन होगा। ओके, एंड थर्ड क्या है, वो स्लांट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक इस तरह से कोई रास्ता है, वहाँ कोई गाड़ी आ रही है नीचे की तरफ को, यस, दिस इज ऑल्सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या आपने कोई इंक्लाइंड प्लेन कर दिया और वहाँ से आपने कोई एक कंचा होता है, कोई मार्बल, उसको ड्रॉप किया, नीचे आ रहा है वो, है ना, कोई बॉल को ड्रॉप किया, बॉल नीचे आ रहा है, ऐसे इस तरह के सरफेस से, तो उसका भी मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो दिस इज स्लांटेड पाथ, तो इसके ऊपर भी मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो मोशन स्ट्रेट लाइन का पहला पॉइंट क्या हो? दिस रेक्टिलिनियर मोशन, दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल, दिस कैन बी वर्टिकल, दिस कैन बी स्लांटेड। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन स्ट्रेट लाइन में कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं की जाती है। वी नेवर टॉक अबाउट कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन इज नॉट स्पेसिफाइड, राइट। हम बात ही नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हुआ, क्यों फोर्स लगा, किसने लगाया फोर्स, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। वो अलग से चैप्टर 5 आएगा, वहाँ पे बात होगी। तो कॉज ऑफ मोशन इज नॉट स्पेसिफाइड। तीसरी प्रॉपर्टी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की क्या होगी कि मान लीजिए कि बहुत लंबा सा रास्ता है ना, और लंबे से रास्ते पे एक गाड़ी जा रही है, कोई बॉल जा रही है, कुछ भी मान लीजिए, मैंने एक बॉल मान ली, ये बॉल इस तरफ जा रही है, काफ़ी बड़ी बॉल है, फुटबॉल कह लीजिए, और ये रास्ता माने कोई 20 मीटर लंबा रास्ता है ये। तो रास्ते के साइज़ के कंपैरिजन में बॉल का साइज़ कम है, इसलिए इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज़ मैटर नहीं करता है। जब ये अपना पाथ कवर करेगा ना, तो इसका साइज़ मैटर नहीं करेगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम जो बॉडी का साइज़ है उसको लेते हैं पॉइंट साइज, यानी बॉडी का साइज मैटर नहीं करता। तो ऐसे मान लें कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से कोई बॉल रोल करती जा रही है, काफ़ी बड़ी बॉल है, कोई कार जा रही है, बस जा रही है, हम सभी को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। माने हम ये मानेंगे बॉडी की जो साइज है वो कवर्ड पाथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, तो वी कैन टेक द बॉडी एज पॉइंट साइज। तो हम यहाँ मोशन स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट का कौन सा लेंगे, कॉन्सेप्ट पॉइंट साइज के लेंगे हम ऑब्जेक्ट को। तो नटशेल में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ेंगे हम? कोई बॉडी है, कोई है ना, इस तरह की बॉडी को आई कैन से दिस इज पॉइंट साइज। हालांकि पॉइंट साइज की है नहीं, लेकिन हमने अभी कहा ना कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं पॉइंट साइज का, कि जब पाथ के मुकाबले में इस बॉडी का साइज काफ़ी कम होगा तो इसको हम पॉइंट साइज मान लेंगे। यानी इसके डिफरेंट पार्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बॉडी को ऐसा माने कि एक पॉइंट की तरह काम कर रही है, इतना समझ लें, दिस इज पॉइंट साइज। ओके, तो ये बॉडी खड़ी थी, इसने, या मान लो कार है जैसे ये, तो इस कार ने एकदम से स्टार्ट किया तो इसने चलना शुरू किया, यहाँ पढ़ा जाएगा। कार का स्पीड इंक्रीज हुआ, स्पीड अप हुई कार, यहाँ पढ़ेंगे उसको। कार ने ब्रेक लगाई, स्पीड कम हुई, यहाँ पढ़ेंगे। कार रुक गई, यहाँ पढ़ेंगे। कार ने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना। यानी ऐसी चीज़ें जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टूल्स रहेंगे, इनके थ्रू हम ये सारी बातें करेंगे। तो अब आते हैं काम के मुद्दे पे कि व्हाट डू यू मीन बाय कि व्हेन यू से वी आर टू डिस्क्राइब द मोशन। मोशन तो ठीक है, लेकिन मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाए? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजिक टूल्स चाहिए। तो टूल्स कौन कौन से हैं? तो टूल्स हैं हमारे पास पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हम इनकी टर्म्स में बात करेंगे। हम देखेंगे किसी भी मोशन जब हो रहा है तो वहाँ पे पोजीशन का क्या वेरिएशन हो रहा है, डिस्टेंस क्या इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट। ये टूल्स रहेंगे। तो हमने एक एक टूल के ऊपर मास्टरी करनी है, हर टूल के बारे में समझना है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इसमें भी कुछ और बातें आएंगी, है ना, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बात की बातें करेंगे हम। साथ में व्हाट इज एक्सीलरेशन, आई एम ट्रेकिंग द नेम्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सीलरेशन के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन इन सभी टूल्स के अलावा एक बड़ा मेजर टूल है विच इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट माने ये कि किस जगह पर बैठकर आप ये डिसाइड करते हैं कि मोशन हो रहा है कि मोशन नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दो बहनें हैं, एक का नाम है मीना और एक का नाम है टीना। मैं मीना को एम लिख देता हूँ और टीना को मैं टी से लिख देता हूँ, राइट। उनकी मदर उनको सुबह स्कूल छोड़ने जा रही है।
ये स्कूल बस है, स्कूल बस बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, बच्चे पहुँचे और ये बस है और ये बस के चलो टायर बन गए, मदर ने बच्चे बस में बिठा दिए और बच्चे बैठ जाते हैं। दिस इज़ मीना एंड दिस इज़ टीना। ये मीना और टीना, हम इन दो की बात करते हैं, बच्चे और भी बस में हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। और मदर इनको जैसे ही भेज रही हैं, राइट, तो मदर बस के बाहर खड़ी हैं, तो मदर को हम कुछ और नाम कह लेते हैं, मदर को हम ए कह लेते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे ही इस बस ने चलना शुरू किया इस रोड के ऊपर, तो आप ये बताइए कि क्या मीना जब देख रही है टीना की तरफ, तो क्या मीना चल रही है? क्या मीना के लिए टीना चल रही है? बिल्कुल नहीं। क्या टीना के लिए मीना की पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? वो रेस्ट पे हुए। लेकिन क्या मीना को जब उसकी माँ ने देखा तो क्या माँ के लिए मीना दूर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। क्या माँ के लिए टीना दूर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। क्या मीना और टीना के लिए माँ दूर जा रही है? बिल्कुल जा रही है। यहाँ पे मोशन हो रहा है, उनके लिए माँ का मोशन हो रहा है और माँ के लिए बच्चों का मोशन हो रहा है। तो मोशन क्या देख रहे हैं आप? इस तरह का जो जब होता है इसे कहते हैं रिलेटिव, है ना। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव मीन एक ही इवेंट हो रहा है लेकिन उसको कोई एक तरह से कह रहा है, कोई और तरह से कह रहा है। ये कह रहे हैं कि रेस्ट पे है, मीना टीना को रेस्ट पे कह रही है, लेकिन यहाँ पर मदर के लिए दोनों बच्चे मोशन में, उनके लिए माँ मोशन में है। रिलेटिव होता है। जैसे मान लो कोई ए है ना कोई, तो और जैसे घर में होता है फैमिली में, तो ए जो है मान लो बी का फादर है, ए किसी और का भाई भी हो सकता है, ए किसी और का दादा हो सकते हैं, ए किसी और का चाचा हो सकता है। दैट मीन सेम पर्सन लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गया। सेम थिंग हेयर आल्सो, इवेंट सेम है लेकिन सभी के लिए कोई रेस्ट में कोई मोशन। तो यहाँ से हम लेंगे रेफरेंस की बात कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है। रेफरेंस पॉइंट यदि बस के अंदर है, जैसे मीना के पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट में जहाँ से वो चीज़ देखी जा रही है तो दैट मीन रेस्ट पे है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट यदि मदर के पास हुआ तो फिर मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह के एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करते हैं, राइट, जिसके ओरिजिन ये ओ है और यहाँ पर वो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर खड़े होकर आप उस चीज़ को देखेंगे। ये देखिए सिंपल सा ये ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट। ये तीन एक्सिस का सिस्टम है। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए ये ओरिजिन है तो रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, मदर के हाथ में दिया था अभी, मान लीजिए। तो मदर ने क्या देखा कि अभी मीना यहाँ पे थी और मीना ने चलना शुरू किया, तो क्या बोलेंगे, मदर के लिए मीना मोशन में है। लेकिन यदि यही रेफरेंस जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने दे दिया टीना के हाथ में दे दिया, तो टीना के हाथ में है, अब टीना यहाँ पे है, मीना साथ में है। तो जब मीना चल रही साथ में, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम दे रहे हैं इसको हम, तो ये रेफरेंस का फ्रेम भी साथ में चल रहा है। दैट मीन इस रेफरेंस पॉइंट के लिए मीना का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। तो हमने क्या नाम दिया इसको? इसको नाम दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या हो गया? तो एक तो हो गया नंबर 1, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। लेकिन क्या अकेले कोऑर्डिनेट एक्सिस ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं? आंसर नहीं। इसके साथ में एक ये होनी चाहिए घड़ी। घड़ी क्यों चाहिए? क्लॉक शुड बी देयर टू मेजर द टाइम। टाइम और ये दोनों, इन दोनों को मिलाकर टाइम का मेजरमेंट का डिवाइस हो गया क्लॉक, और कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट हैव टू थिंग्स। नंबर 1, इट मस्ट हैव कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबर 2, इट मस्ट हैव अ क्लॉक आल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन होने के लिए दो चीजें चाहिए हमारे पास। नंबर 1, देयर शुड बी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड नंबर 2, देयर शुड बी ऑब्जर्वर। जब तक ऑब्जर्वर का फैसला ना हो जाएगी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, तब तक हम मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माने कि अर्थ है, राइट, और अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है, वहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं, यू आर ऑब्जर्वर। आपने क्या देखा कि एक सैटेलाइट वो जा रहा है। चलो फिलहाल हम सैटेलाइट को मान लेते हैं कि ये गोइंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो हमने मान लिया स्ट्रेट लाइन में, दिस इज सैटेलाइट, और ये इधर को जा रहा है, सैटेलाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट किया, तो सैटेलाइट जा रहा है, ये मोशन में है। ये डिसाइड किसने किया? आपने किया। आप कहाँ पे हैं? इधर। और आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अर्थ का फ्रेम है ये, और अर्थ के फ्रेम ने ये डिसाइड किया कि सैटेलाइट जा रहा है, मान लेते हैं 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इज इट। और
कुछ टाइम के बाद एक मैसेज आता है कि जो सैटेलाइट में कोई ऑब्जर्वर था उसने देखा कि इस तरफ को एक मिसाइल जा रही है और मिसाइल का स्पीड मान लेते हैं 500 मीटर पर सेकेंड है। क्या आपने देखा इसको? नहीं, ये देखा इधर। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां था? दैट वाज इन द सैटेलाइट। और सैटेलाइट ने क्या देखा कि जब ये इधर को जा रहा है तो अब आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस मिसाइल विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। ये तो कहां से देखा हमने? मिसाइल को देखा कहां से? सैटेलाइट से। तो ये तो स्पीड थी 500 मीटर पर सेकेंड, एग्री। और स्पीड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी थी? 1000 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ दिस मिसाइल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी होगी? यानी इस ऑब्जर्वर के लिए स्पीड कितनी होगी? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये स्पीड देखिए उसको 1000 और इस रेफरेंस फ्रेम से ये देखिए उसको 500। तो आपके लिए दिस स्पीड कम्स आउट टू बी 1000 प्लस 500, दिस इज 1500 मीटर पर सेकेंड। इज इट? क्यों? क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ये इतने स्पीड से चल रहा था, वो उसके लिए ये चल रहा इतना स्पीड से। तो इसके ऊपर जब ऑब्जर्वर होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लेते हैं कि एक बस में जा रहे हैं आप, है ना, और बस में आप बाहर ट्रीज देखते हैं। तो ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज छूट रहे हैं पीछे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है? वो रेफरेंस का फ्रेम बस में है। तो बस में फ्रेम आपने रखा है, रेफरेंस का फ्रेम बस के अंदर, तो उसके लिए ट्रीज मोशन में है। लेकिन यदि इसी रेफरेंस फ्रेम को बाहर ले जाते हैं, हम बाहर रखते हैं, तो वहाँ से बस मोशन में होगी। और बाहर का एक आदमी एक और ट्री को देखता है तो उसके लिए वही ट्री रेस्ट पे है। यानी जो ट्री बस वाले फ्रेम से मोशन में था वही ट्री बाहर वाले फ्रेम से रेस्ट पे था। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी किसी एक रेफरेंस फ्रेम से रेस्ट पे है, वही बॉडी किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम से मोशन में भी हो सकती है। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, बड़ी प्रोमिनेंट सी बिल्डिंग किसी शहर में। इस बिल्डिंग को देखता है कोई ऑब्जर्वर यहाँ से, तो कहता है रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस के साथ ये बिल्डिंग पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो हमारा जो रेफरेंस का फ्रेम था वो उस आदमी के साथ अटैच किया हमने। वो उस रेफरेंस फ्रेम में बिल्डिंग T1 यानी अभी घड़ी को ऑन कर दिया आपने, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अब घंटे बीतते गए लेकिन बिल्डिंग वही की वही रही। तो उसने डिसाइड ये किया कि टाइम के बीतने के साथ पोजीशन जो है इसकी, इससे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, रेस्ट में है। लेकिन मून के ऊपर यदि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर दिया जाए, है ना, और मून से देखा जाए तो हम क्या देखेंगे? तो मून के रेफरेंस में अर्थ मूव कर रही है, तो बिल्डिंग वहां से वो मूव करती हुई नजर आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेस्ट एंड मोशन है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। क्या बोले? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसको आप डिस्क्राइब करिए, इसका मतलब क्या है? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दैट मीन्स कि अ बॉडी विच इज एट रेस्ट फॉर वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट कैन बी इन मोशन। जो मैं बोल रहा हूं आप इसी को पॉज करके ऐसे लिख लेंगे तब भी काम चल जाएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इट मीन्स that if a body is at rest for one frame of reference, वही बात कर लीजिए मीना और टीना की, तो मीना is at rest for टीना in this reference frame, but the same body is moving for the other observer which is in the other frame of reference। तो ऑब्जर्वर हमारा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके हिसाब से एक बॉडी जो रेस्ट में है एक फ्रेम के लिए, वही बॉडी किसी दूसरे फ्रेम के लिए मोशन में भी हो सकती है। तो these are relative terms, these are not absolute terms, not absolute। एब्सोल्यूट कहते हैं कि जो पक्का हो, रेस्ट की हम कह सकें कि बॉडी रेस्ट पे है। अभी ये पेन रखा है तो पेन रेस्ट पे ही है, कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मेरे लिए रेस्ट पे है ये। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू मी, तब तो ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये पेन रेस्ट पे है। लेकिन यदि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे साथ अटैच ना होकर कहीं और मून पे है, बाहर है, कोई मूविंग बॉडी के ऊपर है, तो कुछ और होता जाएगा। इज इट? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। नंबर वन इज इनर्शियल फ्रेम, अदर इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है, जब उसको देख लेते हैं। दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। These are two types of frame of reference। हम जो पढ़ेंगे बात, तो हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सारे का सारा जो कंटेंट्स होंगे दे विल बी कन्फाइंड टू इनर्शियल फ्रेम। अभी इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल से डिफरेंट कैसे है? आप एक बात देखिए, मान लेते हैं कि मैं एक ये पेंडुलम लेता हूँ हाथ में, और इस पेंडुलम को मैं ऐसे रखा हूँ मैं, राइट, और मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस
अटैच कर दिया इस जगह पे, दैट मीन ऑब्जर्वर मैं खुद ही हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ मैंने इसको छोड़ा तो ये पेंडुलम नीचे आ गया, ड्यू टू ग्रेविटी ये बिल्कुल नीचे आ गया, वर्टिकली नीचे आ गया ये, राइट। ओके, एक काम करते हैं, अब मैं अपने हाथ को कोशिश कर रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड के साथ चला रहा हूँ मैं, राइट। तो मैंने अपने हाथ को चलाना शुरू किया कांस्टेंट स्पीड के साथ, एंड देन आई एम लीविंग इट नाउ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं फिर देख लीजिए इसको, आप नोटिस करने की जब पेंडुलम कहीं मोशन ले रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस तरफ को है वो देखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखा ये पेंडुलम मोशन ले रहा है, सी केयरफुली, ये पेंडुलम मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ एंड आई एम लीविंग इट। तो ये देखो, क्या देख रहे हैं आप, ये देखो, ये मैंने चलते इसको छोड़ दिया तो बिल्कुल नीचे आ रहा है ये। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है यहाँ पर, कि जब किसी बॉडी को ऐसा छोड़ेंगे हम तो ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगी। इवन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, दैट मीन जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, क्या बोले, यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, माने वेलोसिटी थी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन इज जीरो, या फिर ये रेस्ट पे था। दोनों केस में हमने क्या देखा कि जो चीज़ जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, हमने जो पढ़ा है, हमने न्यूटन्स लॉ के, इसको कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन थे उनको हम वैसे का वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैसे का वैसा ही हो रहा है कि जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? एक काम करते हैं, अब फिर नोटिस करिएगा, अब मैं अपने हाथ को थोड़ा जर्क दूंगा बीच में, यानी जर्क या थोड़ा इसको अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलो अपने हाथ, अब मैं कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलूँगा, मैं बीच में स्पीड को बढ़ा दूंगा। तो यू ऑब्जर्व कि इस पेंडुलम का जो वेरी फर्स्ट जो इसमें डिस्ट्रैक्शन होगा मोशन से, वो कहाँ को हो रहा है, यू क्लियरली सी। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो थोड़ा तो हिल रहा है ये, इसमें कुछ ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो जब प्रोमिनेंट चेंज आएगी तो यू अब ट्राई टू ऑब्जर्व, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और मैंने ये देखो क्या किया, मैंने यहाँ एकदम से जर्क दिया, यहाँ जाकर फिर देखना मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, अभी तक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, और मैंने यहाँ बढ़ा दिया। तो अब देख रहे हैं कि ये पीछे को आया थोड़ा सा ये। तो जब मैं अपने हाथ को कांस्टेंट स्पीड से आगे ले जा रहा हूँ तो पेंडुलम के ऊपर कोई आगे पीछे फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब जर्क दूंगा, ट्राई टू सी कि पेंडुलम हल्का सा डिस्प्लेस होगा कि नहीं, यस ट्राई टू सी, ये देखो, फिर देखना, ये जैसे ही मैंने जर्क दिया पेंडुलम एकदम से पीछे आया था, ये तुरंत पीछे आया। फिर देख लीजिए, क्या पेंडुलम का एक्सेलरेशन हुआ? यस, यानी एक्सेलरेशन तो हुआ लेकिन मैंने फोर्स नहीं लगाई। अब ये तो गलत बात हो गई। न्यूटन का सेकंड लॉ तो क्या कहता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कि यदि फोर्स लगती है तभी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये रूल वायलेट हो गया यहाँ पर। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हमने अटैच कर दिया रेफरेंस का फ्रेम, और फ्रेम भी मूव कर रहा है, यानी फ्रेम भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो फिर देखिएगा, जब फ्रेम एक्सेलरेट करेगा एकदम से, तो क्या देख रहे हैं, ये इधर से, दैट मीन जो वेरी फर्स्ट में इसको धक्का लग रहा है यहाँ पर, दैट मीन एक्सेलरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड विदाउट द फोर्स। तो वही बात होगी कि आप किसी बस में जा रहे थे और अचानक से बस में स्पीड बढ़ती है, कई बार तो बस के ऊपर का सामान आप पे गिर जाता है, इज इट? तो क्या बस का जो फ्रेम है, यदि एक्सेलरेटिंग बस है, तो क्या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम कहें या नॉन इनर्शियल फ्रेम कहें? तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट देंगे सूडो फोर्सेस का। सूडो फोर्सेस माने कि फिक्टिशियस फोर्सेस, झूठी फोर्सेस हैं, फोर्स है नहीं वो, लेकिन फीलिंग आ रही है कि फोर्स वहां पे लग रही है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सेलरेटिंग में हम वर्ड कहाँ यूज कर रहे हैं, जहां स्पीड बढ़ रही है, एक बस जा रही है। रूटीन में क्या होता है, रोड पे बसेस चलती हैं वो कभी भी कांस्टेंट स्पीड से चलती ही नहीं है ना। ऐसा होता है कभी कि बस का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर चला हुआ है, बस खड़ी है, जीरो स्पीड, एकदम से सवारी बैठी बस के ऊपर, बस ने चलना शुरू कर दिया, स्पीड अप होती है, कुछ आगे आ गया, स्पीड उसने कम कर दिया, ब्रेक लगा दिया, बस रुक जाती है। तो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वेलोसिटीज, दिस इज एक्सेलरेशन। तो ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्सीलरेटेड फ्रेम है ये। और एक्सीलरेटेड फ्रेम में क्या देख रहे हैं, बिना फोर्स लगाए ही ये पेंडुलम को धक्का पीछे लग गया। देखो जब शुरू किया तो धक्का पीछे किसने मार दिया, ये सूडो फोर्स थी ये। दैट मीन यहाँ पर न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब जरा सोचिए, आपकी इस रूम में मैं बैठा हूँ और मैं इस रूम में उस टेबल के पे कोई सामान पड़ा उसको देख रहा हूँ मैं, तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है?
यस इट इज़ इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जब मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो रेस्ट के ऊपर है। इफ़ इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने इस फ्रेम को अटैच कर दिया कहीं पर और साथ में इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, यदि इस बॉडी को छोड़ेंगे तो जैसा न्यूटन के लॉज में होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। दैट मीन फोर्स जब लग रही है तभी एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। इन दैट मीन्स ये भी इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम की स्पेशलिटी क्या हुई कि फोर्स जब लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हुआ, जैसे एक बस है कोई और बस में बैठे हैं और अपने बस में सेट कर दिया अपना रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि आप हैं ऑब्जर्वर, आप बैठ गए बस में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहाँ पहुँच गया, बस के अंदर। अब क्या देख रहे हैं, आप किसी चीज़ को होता हुआ देख रहे हैं, अचानक से क्या होता है, ऊपर से सामान गिर जाता है, यानी बिना फोर्स लगाए, किसी ने खींचा नहीं, खुद ही गिर गया। तो किस कारण से गिरा, तो वो एक सूडो फोर्स लगी यहाँ पर, तो ऐसा फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, मान लें हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, दो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स हैं, दो बसेस जा रही हैं और दोनों बसेस में इक्वल एक्सेलरेशन है ना। ये दो बसेस हैं, बसेस जा रही हैं, ट्रेन जा रही है, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है। दैट मीन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो भी एक्सेलरेशन ए के साथ और दूसरा एक्सेलरेशन दूसरा रेफरेंस फ्रेम भी ए एक्सेलरेशन के साथ ही मूव कर रहा है। अब यहाँ बताइए कि क्या इसके रेफरेंस में ये रेस्ट पे होगा ना, तो क्या इनको इनर्शियल कहा जाए कि इनको नॉन इनर्शियल कहा जाए, क्या कह सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए ना, जब हम इसको देख रहे हैं इसके रेफरेंस में, इसको देख रहे हैं इसके रेफरेंस में, तो इन दोनों को भी तो हम देखने के लिए कोई थर्ड फ्रेम सेट कर रहे होंगे जो ये बता रहा है कि दोनों एक्सेलरेशन में है, इनका एक्सेलरेशन ए है। तो इस फ्रेम के लिए ये दोनों फ्रेम्स क्या हैं, दे आर एक्सेलरेटिंग, राइट। तो हम बात इनकी आपस में नहीं करते कभी भी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ये रिलेटिव नहीं है कि विषय कि दिस इज इनर्शियल, दिस इज नॉन इनर्शियल, ये एब्सोल्यूट है। जो इनर्शियल होगा वो इनर्शियल होगा, जो नॉन इनर्शियल होगा, इसके कंपैरिजन में वो होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम देखेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें हम इन दोनों को, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें एक्सेलरेटिंग दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट। और मान लिया जाए कि दिस इज इनर्शियल फ्रेम, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ऐसे रिलेटिव फ्रेम्स की बात नहीं की जाती है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ आवर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो हमने क्या देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने एक वो पॉइंट जहां पर ऑब्जर्वर बैठकर किसी इवेंट को होता हुआ देख रहा है। क्या देखना है उसने डिस्टेंस को देखना है, उसने डिस्प्लेसमेंट को देखना है और उसने क्या देखना है, उसने स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ देखनी है। तो आज हमने बात की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब एक बात सोचें कि क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होती होगी? बिल्कुल होती है। हमने पहले का जब पोजीशन ही चेंज हो रही है, जब वो मोशन है या नहीं, वो रेफरेंस सारा चेंज हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं कि एक है, दिस इज फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज अवर सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों इनर्शियल है मान लेते हैं। ये ओ है, ये ओ डैश है मान लें, और कोई इवेंट हो रहा है, कोई बॉडी, कोई पॉइंट, बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ को जा रहा है, राइट। हम दोनों यहाँ फ्रेम से इसको होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या देखेंगे, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, राइट, इन दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, इनका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, इनका एक्सेलरेशन डिफरेंट, इनके ऊपर फोर्सेस डिफरेंट, मोमेंटम डिफरेंस। क्यों हम कह रहे हैं कि दिस पोजीशन डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है तो वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वो डिफरेंट हो सकता है। एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो डिफरेंट होगा। यानी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, कम से कम टाइम वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, टाइम का सेंस तो सेम रहेगा ना। मान लो आपने यहाँ से किसी इवेंट को 9 बजे देखना शुरू किया, इसने भी 9 देखना शुरू किया, तो 9 बजे से लेकर 9:01 तक इसने कोई चीज़ देखी, यहाँ भी यही देखी, तो दैट मीन टाइम का सेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम इज सेम फॉर बोथ। और इसी तरह से इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो सेम रह रहा है, राइट। इन दोनों से देखने पर तो दो चीज़, एक टाइम और उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही रहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने से भी। हाउ टू यूज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ रखा, मान लीजिए किस जगह पे, जहाँ पे ऑब्जर्वर है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट यहाँ पर है,
हो रहा है मानने की कोई ए पोजीशन से बी पोजीशन पे कोई बॉडी गई है, राइट। कितने टाइम में गई हम वो सारा देखना चाहें तो हमने क्या किया, हमने इस जगह पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट कर दिया। तो इसके दो एक्सिस बन गए, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज अवर सेकंड एक्सिस, राइट। और इन एक्सिस के नाम दे दिए, दिस इज एक्स एक्सिस, इज वाई एक्सिस। और यहाँ पर हम लेते हैं टाइम, दिस इज टाइम एक्सिस। और यहाँ ले लिया मान लीजिए हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्टेंस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, बाद में बात होगी इसके बारे में, ओके। तो हमने क्या देखा कि पहले वो ए पर था वो पॉइंट और अब वो बी पर पहुंच गया है। वो ऑब्जेक्ट जो था ना, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो ए से बी चला गया। तो ए के लिए मान लेते हैं कि टाइम इज t1, इसके लिए टाइम इज t2, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, और यहाँ पर, राइट। सो दिस वाज आवर x1 एंड दिस इज आवर x2। तो क्या देखें कि t1 पर वो x1 पर था और t2 पर वो x2 पर था। दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब कि इस टाइम पर इसकी पोजीशन क्या थी। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करके वी आर टेलिंग कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मोशन कैसे कैसा हो सकता है। मोशन कैन बी वन डायमेंशनल मोशन, मोशन कैन बी टू डायमेंशनल मोशन। तो मैं वन डायमेंशनल को 1D लिख देता हूँ, 1D। इट कैन बी टू डायमेंशनल जिसको 2D मोशन कह दें, और 3 डायमेंशनल मोशन जिसको हम 3D मोशन कह देते हैं। अब तो मूवीज़ देखते हैं वहाँ लगता है ना 2D मूवी, 3D मूवी। तो ये क्या होते हैं, जब किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है। अब क्या हुआ ना कि मोशन स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन मतलब हम मानो कि हम ये मान लेते हैं कि दिस इज गोइंग अलोंग वन एक्सिस, तो वहीं पे वो इधर जा रही है राइट, वहीं लेफ्ट जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। दैट मीन्स ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन, देन दैट मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इफ टू कोऑर्डिनेट्स चेंज द वैल्यूज, कौन होते हैं 3 हमारे पास, कौन कौन, x, y और z। तो इन 3 में से कोई भी 2 कोऑर्डिनेट जब अपना वैल्यू चेंज करेंगे देन दैट इज कॉल्ड 2D मोशन, और जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे देन दैट इज कॉल्ड 3D मोशन। तो व्हेन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली वन कोऑर्डिनेट आउट ऑफ दिस 3 चेंजेस, x चेंज किया या y किया या z किया, कोई भी एक किया, तो उसे बोलेंगे दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार ऑन द लेवल रोड, राइट, or something going a straight line, then is 2D motion, two dimensional motion, when 2 of the coordinates they change with time। and such motion कैसा होगा, किसी प्लेन पे जो मोशन होगा, प्लेन पे चाहे वो सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन है, दिस इज 2D मोशन। या कोई जिगजैग रोड है, कोई वहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है, हम उसको पॉइंट माने और उसको एक कागज़ मान लें जो ज़मीन है, तो वो ऐसे ऐसे घूम रही है उसके ऊपर, दिस इज ऑल्सो सच मोशन। और 3D मोशन कौन सी होगी, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बर्ड है, बर्ड उड़ रहा है, या कोई फ्लाइज हैं, कोई और चीज़ है वो उड़ रहे हैं वो। तो इस तरह के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू चेंज होगा, राइट। सो सच मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन द फर्स्ट लेक्चर। सो बहुत जल्दी मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।